गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो रेस्पिरेशन है श्वसन उसके अंदर उसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की क्रिया विधि, कैसे हम सांसें लेते हैं उसके बारे में आपको भी पढ़ाएंगे। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका हम जानते हैं भी सभी लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स होती है, जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसमें हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं या कई बार नहीं भी करते हैं। जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं उसे हम एरोबिक श्वसन कहते हैं, और जो नहीं करते उसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर जो हवा है वो अंदर और बाहर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर और बाहर जाती रहती है। इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन या ब्रीदिंग भी कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर भी ये होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये जो है हम नोज या माउथ के द्वारा जो है हवा को कहाँ ले जाते हैं, लंग्स से, और लंग्स से जो है जो CO2 है जिसमें मारा जाता है तो हवा को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर क्या है कि लंग्स के अंदर जो हवा ऑक्सीजन जो गई ब्लड के द्वारा, तो फिर वहाँ जाने के बाद जो टिश्यूज़ के अंदर जो है उसका एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ के अंदर, तो वहाँ से भी या तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फिर जो टिश्यूज़ ने जो ऑक्सीजन ग्रहण की है वो उस ऑक्सीजन से अपनी मेटाबॉलिज्म करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, और तब उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। तो ये ब्रीदिंग है या जो वेंटिलेशन होता है ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वैसे तो थोड़ा बहुत आपको याद दिलाते हैं लंग्स की स्ट्रक्चर। लंग्स जैसे आपको जानते हैं कि जोड़े लंग्स होते हैं, और ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर फ्लोट करते हैं, एक प्रकार से क्या करते हैं वो फ्लोट करते हैं। इसको हम ऐसे कहते हैं ग्लूड की तरह, वहाँ पर जो है थोरेसिक कैविटी से चिपके हुए रहते हैं, ग्लू रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो फ्री मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वो होता रहता है, ठीक है। और जो ये हमारे लंग्स होते हैं इनके एंटी आगे आगे की साइड में जो होता है क्या होता है, स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन होती है, इसमें क्या होती हैं वो जो रिब्स भी होती हैं, पसलियाँ कितनी होती हैं, 12 जोड़ी हैं, जिसमें 10 जोड़ी तो स्टर्नम तक अटैच होती हैं। तो ये पसलियाँ भी यहाँ पर क्या होती हैं इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, और पीछे में क्या होती है वर्टिब्रे। तो इस प्रकार ये एक थोड़ी सी जो केज होती है जिसके अंदर जो है हमारे जो ये लंग्स हैं ये उसके अंदर ये फैले हुए रहते हैं। इसके अलावा आपको बात और बताई थी मैंने कि जो लंग्स होते हैं उनके चारों तरफ जो प्लूरल जो कैविटी होती है, जो स्पेस होता है जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, वहाँ पर भी एक नेगेटिव प्रेशर बना रहता है। और ये जो जिसको हम प्लूरल प्रेशर कहते हैं, ये भी रेस्पिरेशन में इसका बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये जो प्लूरल प्रेशर होता है ये लगभग जो एलुलर जो प्रेशर होता है उससे 4 से 5 जो है ये इसकी वैल्यू मिलीमीटर मरकरी कम होती है। और जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो ये जो नेगेटिविटी है ये और बढ़ जाती है, ये लगभग -7.5 तक हो जाती है। इतना नेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पर जो है जो फेफड़े होते हैं वो और फैल जाते हैं, यानी कि उसकी वॉल्यूम क्या होती है बढ़ जाती है, जिससे हवा हम अंदर लेते हैं। तो ये प्लूरल प्रेशर जो होता है ये इसके चारों तरफ ये नेगेटिव प्रेशर के रूप में डेवलप होता है। और ऐसे ही एक एल्वुलर प्रेशर होता है जो कि एल्वोलाई जो होती है उनके अंदर भी ये डेवलप होता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ये प्रेशर के अंदर जो वेरिएशन होती है इसकी वजह से जो होता है वेंटिलेशन जो है वो जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। वेंटिलेशन के लिए जो है मेन पॉइंट क्या होता है, जिस हम जो है इसमें मेन दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें एक तो डायफ्राम होता है, ठीक है। और जो डायफ्राम होता है वो जो उसमें मूवमेंट होते हैं या तो भाई वो कॉन्टैक्ट करता है या शॉर्ट करता है उससे होता है प्रोसेस, या जो रिब्स होती हैं जो पसलियाँ होती हैं उनके मूवमेंट से होती हैं, ठीक है। तो इन दो जो मैकेनिज्म होती हैं उनके द्वारा, इसके अलावा दो प्रकार की मांसपेशियाँ और मिलती हैं हमारी पसलियों के बीच में, जिसको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल क्या है, जैसे कि आपकी ये मान लो जो ये हमारी रिब्स हैं, ये एक रिब है, ये क्या है दूसरी रिब पसलियाँ। तो इनके अगर एक्सटर्नल साइड के अंदर जो मसल्स अटैच होती हैं उनका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और जो मसल इसके अंदर की साइड में अटैच रहती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, कि ये मसल्स में होती हैं, ठीक है ना। और वैसे ये दोनों जो मसल्स होती हैं ये एक्स की आकृति में अपने आप को अरेंज करती हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर
इसके अलावा अब्डोमिनल मसल्स भी होती हैं, हमारे जो अब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं वो भी जो होती है श्वसन में या इसके रेस्पिरेशन में क्या उनका भी रोल होता है। ठीक है, तो इनके जो श्वसन होता है उसके लिए और क्या क्या मैकेनिज्म इसके अंदर ये आती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो सांस अंदर लेने के लिए हमारे अंदर क्या होती है, नेगेटिव ब्रीदिंग होती है। ठीक है ना, जबकि फ्रॉग के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव ब्रीदिंग होती है, यानी कि वहां पर प्रेशर लंग्स के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, फिर हम वहां पर उसके अंदर पंप कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है बाहर की तुलना में, और उससे क्या होता है, हम हवा को अंदर लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ब्रीदिंग है। तो अपनी जो ब्रीदिंग है ये दो प्रकार से होती है, इसको हम इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं भी, निःश्वसन कहते हैं जिसके अंदर। ठीक है ना, और जो एक्सपीरेशन है उसको हम उच्च श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो निःश्वसन क्या होता है, ये एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें ये एक्टिव प्रोसेस है, जबकि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं एक्सपीरेशन जो है वो इनएक्टिव प्रोसेस है नॉर्मल ब्रीदिंग के समय। लेकिन जब हम ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के समय, उसमें वो अलग मैकेनिज्म होती है। वैसे नॉर्मल में जो है एक्सपीरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, इसके अंदर ये होता है। तो इसके अंदर जब ये इंस्पिरेशन होता है तो इसमें क्या क्या इसमें मैकेनिज्म्स होती हैं वो आपको भी बताते भी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं, ठीक है, जो कि रिब्स के बीच में बाहर की साइड में होती हैं, और जो डायफ्राम होती हैं। डायफ्राम क्या है, एक प्रकार की मसल की सीट होती है जो कि थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होती है, जहाँ से दोनों बिल में उनकी पार्टीशन जो होती है वहाँ पर एक डायफ्राम नाम की स्ट्रक्चर होती है हमारे यहाँ। ठीक है ना, ये डायफ्राम जो है रेस्टिंग अवस्था में जब होता है तो ये डायफ्राम जो होता है डोम शेप होता है, मतलब ऐसे होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना, तो ये जैसे हमने आगे आपको डायग्राम में और दिखा रखा है, जैसे कि ये जो ये है, तो ये हम इंस्पिरेशन करते हैं, तो इंस्पिरेशन है और चाहिए उसमें एक्सपिरेशन होता है, तो उनके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं वो है। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है, जो कि बाहर की साइड में होती है पसलियों में, वो कॉन्टैक्ट करती हैं, और जब ये मसल कॉन्टैक्ट करती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है उनका। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है, और उस मूवमेंट की वजह से, आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट की वजह से, जो इसके अंदर जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये उसका क्या होता है, ये पसलियाँ हमारी जैसे कि आप यहाँ थी तो ये ओरिजिनल पोजीशन मान लीजिए यहाँ थी, तो ये यहाँ से क्या होगी, यहाँ पर जो है ये पसलियाँ का मूवमेंट हो जाता है, तो इससे जो ये एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है ये क्या होता है, इनका बढ़ जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर अगली मसल्स कौन सी काम करती हैं, डायफ्राम की मसल, जिनको हम फ्रेनिक मसल भी कहते हैं। ठीक है ना, डायफ्राम से लिंक होती हैं। तो जब ये मसल्स कॉन्टैक्ट करती हैं तो आपको मैंने बताया था कि हमारा डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप का है, तो जैसे यहाँ पर ही दिखा रखा है इस कंडीशन में। लेकिन ये डायग्राम यहाँ पर क्या होता है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हो जाता है, तो इससे ये जो इसका एक्सिस है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायमीटर जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाएगा। तो ये जो दोनों मैकेनिज्म हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, यानी कि जब इंस्पिरेशन होगा तो उसमें क्या क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको मैंने बताया। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, जो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड और आउटवर्ड उसका मूवमेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, फ्रंट टू बैक जो डायमीटर, क्योंकि पसलियाँ कही ना, ये आपको अभी पढ़ाया था, यानी कि वर्टिकल जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इससे एयर प्रेशर क्या होता है, लोअर हो जाता है लंग्स के अंदर, और हवा बह के लंग्स में जाती है, तो ये आपको यहाँ पर से समझाया गया है। फिर ऐसे ही जब डायफ्राम का मसल करता है तो डायफ्राम क्या होगा, मूव डाउनवर्ड आएगा, आपको बताया था जिस पहले ऐसे होता है, और फिर डायफ्राम क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, डाउनवर्ड आएगा, तो उससे जो है वर्टिकल जो डायमेंशन है, ठीक है, वो उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। जो मांसपेशियां थी उनसे एंटीरियर पोस्टीरियर जो है, आपको जैसे अभी दिखा देते हैं,
ये जैसे कि ये है इंस्पिरेशन के अंदर जो है, जब हमारी ये रिब्स आपको मैंने पढ़ाया था, ये आगे साइड में मूवमेंट करती हैं तो ये जो डायमीटर बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर पोस्टीरियर। जब डायफ्राम जो है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या बढ़ता है, ये डायमीटर बढ़ जाता है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमीटर। तो ये जो दोनों जो मैकेनिज्म हुए हैं जिसके अंदर से ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो इससे हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और हवा का जो मूवमेंट होता है हायर प्रेशर से कम प्रेशर की ओर होता है, हमारे अंदर क्या होती है, नेगेटिव ब्रीदिंग होती है। तो फिर हमारा जो ये है, ये लंग्स है जो भी है, एक प्रकार के सक्शन पंप के रूप में काम करते हैं, और हवा जो होती है हमारे इसके अंदर, जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो हवा हमारे लंग्स के अंदर फ्लो करके आएगी, और जो हवा अंदर आती है उसको हम जानते ही भी, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है जो कि 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04% होती है, नाइट्रोजन 78% के लगभग ये इसमें ये होती है, ठीक है। लेकिन जो हवा ये क्या है, इंस्पायर एयर है जो हमने अंदर की साइड में ली है। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये प्रकार का एक्टिव प्रोसेस हुआ जिसमें हमने मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब हम इंस्पिरेशन के बाद जो एक्सपिरेशन कहते हैं इसको हम उच्च श्वसन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, अब इन दोनों डायग्राम को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है, जो ये डायफ्राम था इसकी मसल वापस अब रिलैक्स करेंगी, जब इसकी मसल्स रिलैक्स करेंगी तो ये वापस ऐसे फैल जाएगा, जब ये फैल गया तो क्या हुआ, ये जो वर्टिकल डायमीटर था ये कम हो गया, पहले ये क्या था, ये ज़्यादा था। इसके अलावा जो ये रिब्स थी, यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब वो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। रिलैक्स करती हैं तो मान लीजिए पहले ये यहाँ थी, अब ये क्या आ गई, यहाँ पर आ गई, तो ये जो डायमीटर ये भी क्या उसका कम हो जाता है। यानी कि इससे ओवरऑल क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, और वो जब कम हो जाती है तो वो जो वहाँ पर एयर होती हैं उनकी वजह से क्या करती हैं, वो हवा को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हैं उन्होंने रिलैक्स किया है, ठीक है ना। तो इस उन्होंने कोई विशेष एक्टिव रोल उसके अंदर रोल नहीं किया है। लेकिन कई बार जो है एक्सपिरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब वो एक्सपिरेशन जो है एक्टिव प्रेशर होता है, उस समय जो होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा अब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं उनका भी रोल होता है, और ये अब्डोमिनल मसल जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखा रखे हैं अब्डोमिनल मसल, ये थोड़ी और अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उससे क्या होंगी, पसलियाँ, उनका इनवर्ड और मूवमेंट होगा, ठीक है ना। और उससे जो हवा है वो बड़ी और ज़्यादा स्पीड से क्या होगी, बाहर निकल जाती है। तो नॉर्मल जो क्वाइट ब्रीदिंग होती है उसमें सिर्फ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती हैं, पहले इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपिरेशन में वो ये करती हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्टिव जो ब्रीदिंग होती है, जो एक्सरसाइज करते हैं, उसके अंदर जो होती हैं अब्डोमिनल मसल और इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये आपको मैंने बता दिया। इससे थोरेसिक कैविटी जो है इसका जो वॉल्यूम है वो और कम हो जाती है, और उससे जो है वो जो हवा है वो बाहर आती है। ये जो हवा हम एक्सपिरेशन के अंदर बाहर छोड़ते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है लगभग 16.5% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4% होती है। नाइट्रोजन जो है, जो हम जितनी सांस के द्वारा अंदर लेते हैं उतनी ही क्या हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि 78% ही। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि CO2 की मात्रा तो बढ़ गई है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो गई है। तो ये जो है ये एक प्रकार की मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की, जिसके द्वारा हमें सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। और इस ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है इसके साथ ही अटैच रहती है वो अगली मैकेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं भी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। तो इस ब्रीदिंग के साथ ही ये होता है। तो ये एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन जो होती हैं वो कैसे कैसे होते हैं वो आपको हमने ये पढ़ा दिया, ठीक है। और भी इसके अंदर जो है ये जो इंस्पिरेशन है एक्सपिरेशन होता है, इसमें एक हमारे लंग्स की विशेष प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग्स कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो एक्सपेंड नहीं हो, ठीक है, या वो कोलैप्स हो जाए तो उससे जो है हमारी सांस लेने की कैपेसिटी क्या होती है वो खत्म हो जाती है और हमारी
डेथ भी हो जाती है। तो कॉम्प्लायंस जो होता है वो हमारी लंग्स की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी। धन्यवाद।